वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। तो बच्चों आज हम लेकर आ गए हैं सेकेंड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, पहले वीडियो में बच्चों हम लोग बात किए थे चार्ज के बारे में। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर उसको देख लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अब आगे हम आज बात करेंगे बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। देन इसके बाद हम बात करेंगे कूलम्ब लॉ के बारे में। ठीक है, ओके। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होती है। आप लोग को पहले से इसके बारे में आइडिया होगी कि कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों। जो बच्चों कंडक्टर्स क्या होते हैं जो करंट को अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब जो चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट आराम से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये इंसुलेटर्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, करंट पास नहीं कर पाती इनके अंदर। ये इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर में क्या क्या आते हैं बच्चों, जैसे मेटल्स हो गए, ह्यूमन ह्यूमंस हो गए, एनिमल बॉडीज हो गया, अर्थ हो गया, ये सब कंडक्टर में आते हैं क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, होती है। और इंसुलेटर में क्या, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये सब क्या है बच्चों, इंसुलेटर्स हैं। में करंट फ्लो कराना बहुत ही टफ काम है, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं और बच्चों बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग का, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसके बारे में हमने पूरे डिटेल में बात किया है, तो वो पहली वीडियो जरूर देख लेना, तब आप मेथड ऑफ चार्जिंग को देखना है। ठीक है, ओके। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में तीन तरह के मेथड होते हैं बच्चों, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन मेथड, दूसरा होता है कन्वेक्शन सॉरी कंडक्शन मेथड, और तीसरा जो होता है बच्चों होता है इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे कि फ्रिक्शन मेथड से कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, फ्रिक्शन मेथड से हम लोग इंसुलेटर और कंडक्टर्स दोनों को चार्ज कर सकते हैं। क्या करना होता है, आप दोनों को पकड़ के रब करो, रब करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में हीट एनर्जी क्रिएट होगी क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, वर्क को हीट में कन्वर्ट करोगे। हीट जब होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स से एक्साइटेड होकर के एक एटम से दूसरे एटम में चले जाएंगे। इस तरह से जो हमारी बॉडी हो जाएगी वो क्या होगी बच्चों, चार्ज हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि एक स्केल ले लेते हैं, स्केल को ऐसे ऐसे रब करते हैं, रब करते हैं, बाल में रब करते हैं ऐसे ऐसे, और उसके बाद ले जाके उसको लाइट ऑब्जेक्ट के पास, हल्के ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो स्केल होता है वो चार्ज हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो रबिंग करने से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों कौन पॉजिटिव चार्ज होता है कौन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, आप लोग इसको याद कर सकते हो। जैसे ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड जो होती है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वुलन क्लॉथ जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। वुलन क्लॉथ को किससे रब करते हैं, रबर शू से, अंबर से, या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से। तो जो अंबर होती है इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जो वुलन क्लॉथ होती है उस पे क्या आती है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आती है। ऐसे जब ड्राई हेयर को कॉम्ब के साथ रब करते हैं तो ड्राई हेयर पॉजिटिव हो जाता है और कॉम्ब कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ऐसे ही जब कैट स्किन को इबोनाइट की रॉड से रगड़ते हैं तो कैट स्किन जो होती है बच्चों पॉजिटिव हो जाती है, बिल्ली की खाल है, और एबोनाइट की रॉड जो होती है वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपने देखा है जो बिजली कड़कती है आसमान में, तो वो क्या होता है बच्चों, वहां पे भी जब बादल, एक बादल दूसरे बादल से टकराते हैं उनमें बीच में फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है, तो क्या होते हैं बच्चों, स्पार्क्स निकलते हैं। वही स्पार्क जो होती है वही हमारे देखने में लगती है कि बिजली कड़क रही है, तो वो स्पार्क ही होती है। तो क्लाउड भी जो चार्ज होते हैं बच्चों ड्यू टू फ्रिक्शन होते हैं, रबिंग की वजह से
एक दूसरे से टकराने की वजह से। जब बादल में आपस में टकराते हैं तो रबिंग होती है, रबिंग होने की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से स्पार्क निकलते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों फ्रिक्शन मेथड आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो ऑब्जेक्ट को आपको रब करना है। इससे आप इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये सब इंसुलेटर ही तो हैं, तो आप चार्ज कर रहे थे, रबिंग करने से उसके इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों और सेकेंड बात करते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड से कैसे हम किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, मान लो हमारे पास एक ये अनचार्ज्ड बॉडी है। कैसी बॉडी है? अनचार्ज्ड बॉडी है। ये अनचार्ज्ड बॉडी है। अब अगर हम बच्चों इसके पास एक चार्ज बॉडी लेकर आएंगे, मान लेते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी लेकर आ रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ये पहले से बच्चों चार्ज है, और ये अनचार्ज बॉडी। जब इसके पास को लेकर आएंगे तो क्या होगा बच्चों, जब इसके पास लेकर आएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ये क्या करेगा, ये इस अनचार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर देगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो पॉजिटिव को रिपल करती है, पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। इस चार्ज के सेपरेशन को हम बोलते हैं बच्चों, चार्ज के सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से यहाँ पे दोनों चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने का मतलब पोलराइजेशन हो जाती है इनमें। क्या हो जाती है बच्चों? पोलराइजेशन हो जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद पहले स्टेप में ये पहले ये पहला स्टेप है, हमने स्टेप वाइज को समझते हैं। स्टेप फर्स्ट है और ये स्टेप क्या है? सेकेंड है। सेकेंड स्टेप में जब इसको पास लेकर आए बच्चों, तो नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी भी अगर पूछा जाए कि इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, तो आप अभी भी कहोगे इस बॉडी का टोटल चार्ज 0 है, कि अभी ये चार्ज हुआ नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, जो हमारे पास चार्ज बॉडी, इसको हम यहाँ से हटा दें, तो अगेन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिल जाएंगे और फिर न्यूट्रलाइज करके ये पूरा बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी ये इसको खींच के रखा है, अभी ये इसको खींच के रखा है, पकड़ के रखा है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं दे रहा है, और पॉजिटिव चार्ज को रिपल करके रखा है, वो इसके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी इनमें एक फोर्स लगा हुआ है, ये बंधे हुए हैं। जैसे ही हम इस बॉडी को अर्थिंग करेंगे, जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अब अगर हम इसमें से जो ये सेपरेशन हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो बॉडी, नेगेटिव चार्ज तो खींच के रखा है, जो पॉजिटिव वाला है बच्चों, अगर हम उसको अर्थिंग कर देंगे इस साइड में, अर्थ का सिंबल होता है, अर्थिंग करने से मतलब ग्राउंड से जोड़ने से, ग्राउंडेड करने से क्या होगा, जो हमारी धरती माता है ना, ये सारे चार्ज को अपने अंदर समा लेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इधर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो वैसे भी ये नफरत करता है, ये तो इसको इससे नफरत कर रहा है ना, पॉजिटिव को, इसको धक्का दे रहा है। तो ये जो पॉजिटिव है, अगर इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे बच्चों, तो सारा पॉजिटिव इधर चल जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, धरती माता उसको ले लेंगी, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन नेगेटिव बच्चों अभी भी यहाँ रहेगा। नेगेटिव को क्यों नहीं अर्थ लिया? क्योंकि बच्चों नेगेटिव को ये पकड़ के रखा है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दें, अर्थ को जब डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज अभी भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें, अर्थ हटा दें, तो अभी भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब कुछ नहीं रहेगा अर्थ हटाने के बाद भी। फिर इसके बाद अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, इसको हटा दें, मतलब जो ये चार्जिंग बॉडी है इसको अगर हम हटा देते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर हम इस चार्ज बॉडी, जो चार्जिंग बॉडी है जिसे हम चार्ज कर रहे थे, अगर उसको हम हटा दें, तो ये पूरा जो चार्ज साइड साइड में था ये पूरा इस पे फैल जाएगा।
देखो बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज था, जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव से मिल सकता था अगर इसको हटाते तो, लेकिन हमने पहले पॉजिटिव को हटा दिया, पॉजिटिव को अर्थ में कर दिया, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव बचा नहीं, तो नेगेटिव ही पूरे बॉडी पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा बॉडी जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा बच्चों इंडक्शन मेथड है। अब अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्जिंग बॉडी लेकर आओगे तो ये बॉडी हमारी कैसी हो जाएगी, आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, ओके। मतलब ये किस तरह का चार्ज होगा, हमने पॉजिटिव लेकर आया तो पॉजिटिव लेकर आने से ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हुआ, पहले जो अनचार्ज बॉडी था ये नेगेटिवली चार्ज हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, ये उनके पास रखा हुआ था बस चार्जिंग बॉडी, कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग थर्ड मेथड। अच्छा ध्यान दीजिए, इस मेथड से भी हम लोग इंसुलेटर और इसके अलावा कंडक्टर दोनों को चार्ज कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, बस ये है कि ये जो चार्जिंग बॉडी है इंसुलेटर के लिए हाईली चार्ज चाहिए, और जो हमारे पास कंडक्टर है उसके लिए कम चार्ज होगा तो भी काम चल सकता है। ठीक है, अभी याद आना, अभी जब इंडक्शन ये जो हमारा सेपरेशन हुआ था इससे इस पूरे बॉडी का चार्ज अभी भी 0 ही है, क्योंकि अब लेकिन ये देखो, जब अर्थ से कनेक्ट कर दिए तब ये बॉडी अब चार्ज हो गई, अब इसका टोटल चार्ज 0 नहीं है। ठीक, ओके। अगला बात करते हैं बच्चों कंडक्शन मेथड की। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। इंडक्शन में कांटेक्ट में नहीं लाते थे, जब यहाँ पे हम कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक हमारे पास चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, और एक बच्चों ये हमारे पास अनचार्ज बॉडी है। जब इसको हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे, मान लो हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ये वायर बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा वायर ले रहा हूं और मान लीजिए कि इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसमें से चार्ज इसमें जाने लगेगा, और फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ से चार्ज जब इसमें जाएगा तो ये भी बॉडी हमारी जो होगी ये चार्ज हो जाएगी। बट आपको ये चीज ध्यान देना है, जब इसको कांटेक्ट में रखेंगे तो ये भी चार्ज आएगा। ये सिर्फ कंडक्टर में होता है, किसमें होता है बच्चों, सिर्फ कंडक्टर में होता है। तो यहाँ पे ये चीज लिखा है, व्हेन अ चार्ज कंडक्टर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अदर कंडक्टर चार्जिंग कंटिन्यूअसली फ्लोज फ्रॉम वन टू अनदर अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। बच्चों ये तब तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों की पोटेंशियल जो होगी वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, जब दोनों की पोटेंशियल बच्चों इक्वल हो जाएगी तो वो रुक जाएगा। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा एक कंटेनर होता है, इसमें मान लो पूरी पानी भरी हुई होती है और इसमें खाली रहती है, एक पाइप से अगर हम इसको जोड़ दें तो पानी का फ्लो जाएगा, इससे इसमें फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होगा बच्चों जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। जो लेवल है बच्चों, इसका हाई लेवल था, अभी का लो लेवल था, लेकिन जब पानी का फ्लो हो जाएगा, दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा, तो इसके बाद पानी का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से इसमें चार्ज का है, जब चार्ज इसमें फ्लो होना शुरू होगा तो ये चार्ज का फ्लो तब तक होगा, देखो इसका जो पानी है वो इसका चार्ज है, इसका लेवल है वो इसका पोटेंशियल है। तो जब इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा बच्चों, तो चार्ज का फ्लो भी स्टॉप हो जाएगा, चार्ज नहीं होगा। यानी अब इन दोनों की पोटेंशियल जो होगी वो सेम हो जाएगी, दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब सपोज मान लो कि पहले का जो चार्ज था वो मान लो Q1 था, और अभी इसका चार्ज मान लो Q2 था। ठीक है, जब दोनों को हमने कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद मान लो इसका चार्ज हो गया Q1 डैश और इसका चार्ज हो गया Q2 डैश। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना पहले टोटल चार्ज था उतना बाद में टोटल चार्ज होगा, यानी Q1 प्लस Q2 जो होगा वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखना है बच्चों। कनेक्ट करने के बाद जो टोटल चार्ज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जो पहले थी वही बाद में होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन दोनों में जो चार्ज होंगे वो जरूरी नहीं कि इक्वल हो। ठीक है, याद रखिएगा वो जरूरी नहीं कि इक्वल हो। ठीक है,
ये चार्ज जो होगा बच्चों वो डिपेंड करेगा उनके रेडियस पर। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? के रेडियस पर, ठीक है। तो जिसकी रेडियस जो है बच्चों, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उस पर बच्चों चार्ज भी ज्यादा आएगा कनेक्ट करने के बाद। कनेक्ट करने के बाद जिस पर ध्यान दीजिए, कनेक्ट करने के बाद जिसका रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है, उसका उस पे चार्ज भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। यानी क्यू डैश जो होगा वो आर के प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू डैश है इक्वल टू R1 अपॉन R2, ठीक है। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। जिसका रेडियस बच्चों ज्यादा होगा, ठीक है, उस पे चार्ज भी ज्यादा आएगा। चार्ज डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। ओके, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू को इसको निकालते हैं, चार्ज कैसे दोनों पे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये दो हमारे पास स्फीयर हैं, एक पे 60 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक पे कुछ नहीं है चार्ज, मतलब एक अनचार्ज बॉडी है। इसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी 2 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि इन दोनों में कितने कितने चार्ज आएंगे आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद कितने कितने चार्ज आएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं, पहले हम तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो जो क्यू टोटल होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा? 60 माइक्रोकूलम प्लस 0, क्योंकि इस पे चार्ज 0 है। तो टोटल चार्ज ये हमारा आएगा 60 माइक्रोकूलम। और बच्चों ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है। ओके, अब हम बात ये करेंगे बच्चों कि अलग अलग दोनों पे सेपरेटली चार्ज कैसे निकालें। तो देखिए, हमें फॉर्मूला पता है। क्या पता है? हमें पता है Q1 अपॉन Q2, यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू होता है R1 अपॉन R2। एक काम करो, दोनों में +1 कर दो, दोनों साइड +1 करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जाएगा Q2 डैश प्लस Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R2। पलट लो दोनों को, तो यहां से हमें बच्चों Q2 डैश मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा R2 अपॉन R2 प्लस R1, और 2 हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q, ठीक है। पलटने के बाद Q2 डैश को इधर भेज देंगे, ये इसको उठा के इधर नीचे इसको भेजेंगे, इधर आएगा, फिर पलट देंगे तो ये इस तरह से। ऐसे हम Q1 डैश निकाल सकते हैं, बट यहाँ Q2 है तो यहाँ R2 है, इस तरह से Q1 में ऊपर R1 होगा, R1 प्लस R2, और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2। बच्चों ये टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो पहले रहता है वही बाद में रहता है, ठीक है। ये बताओ Q2 डैश कितना हो जाएगा? अगर आपको Q2 डैश निकालना है तो R2 अपॉन R1 प्लस R2। R2 कितनी है? 3 है, 3 अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, इनटू टोटल चार्ज कितनी आई है? 60 माइक्रोकूलम। 560 काटेंगे कितना आएगा? 12, यानी 36 माइक्रोकूलम आएगा बच्चों इस पर, 3 वाले पर। ऐसे Q1 पे बताइए कितना हो जाएगा? Q1 डैश ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 5 इंटू 60 माइक्रोकूलम। 560 काटेंगे 12, यानी 24 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा बच्चों इस पर। तो आप देख लीजिए बच्चों, इस पे 60 माइक्रोकूलम था, लेकिन कनेक्ट करने के बाद इसमें ज्यादा हो गया, इसमें कम हो गया। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा थी, तो इस वजह से इसके पास चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा होने के बावजूद भी इन दोनों की पोटेंशियल सेम है। क्या है बच्चों? पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल के बारे में आगे हम पढ़ाएंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है। ये आगे हम पढ़ाएंगे KQ/R के बारे में। फिलहाल आप अभी जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इनमें चार्ज भले ही अलग अलग है, लेकिन दोनों की पोटेंशियल क्या है? सेम है। ऐसे ही आगे इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, इसमें भी दोनों पे चार्ज निकालने हैं, ठीक है। तो पहले आप ये खुद से पहले कोशिश करोगे, देन इसके बाद फिर मेरे सोल्यूशन को देखोगे, ठीक है। तो पहले टोटल चार्ज निकालेंगे। टोटल चार्ज कितना है? 60 प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम, ठीक है।
ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे +60 है, ये -100 है, तो कितना आएगा, -40 माइक्रोकूलम आएगा ना। टोटल टोटल कितना आएगा, -40, ये 100 है, ठीक है। ओके, तो चलो बताओ मुझे Q1 डैश कितना होगा। तो Q1 डैश के लिए रेडियस R1 लेते हैं, तो R1 कितना है, 2, और टोटल परसेंट R1 + R2 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, तो टोटल चार्ज कितना है, -40 माइक्रोकूलम। 5 से काटेंगे 8 हो जाएगा, 5 8 जा 40, -60 माइक्रोकूलम होगा, 16। Q2 डैश बताओ कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू -40 माइक्रोकूलम। 5 से काटेंगे, 5 8 जा 40, 8 3 20, तो ध्यान देना इस पे 24 माइक्रोकूलम माइनस का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ज निकाल सकते हो आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो मैंने अभी ये फॉर्मूला बनाया है ये, ठीक है। ओके, रेडियस के हिसाब से उसमें चार्ज क्या होते हैं बच्चों, बट जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। ये हमारे एक प्यारे से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लास 12th की फिजिक्स को स्टार्ट दिया, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ है। क्या कहते हैं कूलम बाबा, तो कूलम बाबा क्या कहते हैं उसको जानने से पहले पहले आपको ये समझना चाहिए कि देखो, जो चार्जेस होते हैं बच्चों, वो आपस में रिपल या अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो फोर्स कितना होगा, इसी के बारे में ये हमारे बाबा जी बताए थे, ठीक है। तो देखो बच्चों, मान लो एक चार्ज हमारे पास है Q1 और एक चार्ज हमारे पास है Q2। मान लो A है, ये B है, ठीक। तो जो Q1 है बच्चों, वो Q2 को रिपल करेगा, ठीक है। क्यों रिपल करेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ठीक। तो रिपल किधर करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इस तरफ रिपल करेगा। ऐसे Q2 बच्चों Q1 को रिपल करेगा, तो इस तरफ रिपल करेगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। बच्चों देखो, ये दोनों फोर्स अपोजिट हैं, लेकिन पता है ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ये देखो रिपल कर रहे हैं, अगर मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा, फोर्स मान लो ये B है और ये A है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये जो Q1 है Q2 को खींचेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक। ऐसे Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू। बच्चों देखो, ये फोर्स इक्वल होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं। एफ ए बी जो होता है वो -FBA के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही वाली कहानी है, मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब सवाल ये, सर मैग्नीट्यूड होता कितना है, तो ये बाबा जी बोले कि भाई मैग्नीट्यूड तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्ट कितना होगा, बट हाँ ये बता सकता हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे करो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ये फोर्स लग रहा है वो दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों चार्ज हैं जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन दोनों, एक पे चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, कि दोनों का मल्टीप्लाई करने भाई जितना होगा चार्ज टोटल, उतना ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। उन्होंने कहा भाई जितना दूर रखोगे उतना फोर्स कम होगा, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। फिर दोनों को मिलाया गया, ये हुआ कि F इज इक्वल टू एक सम कांस्टेंट K लग गया, 1Q2/R। ये होता है बच्चों कूलम्स लॉ। उन्होंने बताया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। अब ये देखो Q1 Q2 दोनों चार्ज आ गए, ठीक है। इस वजह से फोर्स के मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट, और ये फोर्स हमेशा इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखो, ओके। अब अगर बच्चों ध्यान दीजिए, यही दोनों चार्ज एयर में है, यानी फॉर एयर, अगर दोनों चार्ज एयर में है तो क्या होगा, जो ये K होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। जो K है बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है।
ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आप पहली बार सुनोगे क्लास 12th में अभी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, SILO, साइलेंट नॉट, ये नॉट है, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एयर के लिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चों जो ये के है, इस के की अगर यूनिट निकालो तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो के का हो जाएगा बताओ, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। के की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और बच्चों के जस्ट उल्टा कौन है? नीचे कौन है? एप्सिलॉन, क्योंकि 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो एप्सिलॉन की जो यूनिट हो जाएगी वो ये नहीं होगी, हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की ये यूनिट होगी, और के की यूनिट, सॉरी, के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो एयर के लिए ये होगा। सर किसी और मीडियम के लिए क्या होगा? एयर के लिए जो फॉर्मूला होगा बच्चों, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1Q2/R, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम बता दिए हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 टू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आप चाहो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल के आपको दिखा देते हैं। बच्चों डायमेंशन देखिए, ऊपर क्या है? कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा A²T², कि भाई क्यों होती है चार्ज, क्यों होता है IT, आई होता है एम्पियर और टाइम, तो IT का AT हो जाएगा, A मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम, तो स्क्वायर स्क्वायर है तो A²T²। न्यूटन हो जाएगा ML T⁻², फोर्स है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा L²। M जाएगा ऊपर तो M की पावर हो जाएगी -1, L और L², ये L³ हो जाएगा, L की पावर हो जाएगी -3, ऊपर जाएगा तो जाएगा T की पावर +4 और ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। अगर वही दो चार्ज को उठा के हम किसी मीडियम में रख दें, फॉर एनी मीडियम, तो मीडियम में रखने पे क्या होगा? ध्यान देना बच्चों, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब मीडियम में ले जाने के बाद दोनों चार्ज के बीच में फोर्स में चेंज होता है, ग्रेविटेशन फोर्स में चेंज नहीं होता था, इसमें होता है। तो मीडियम के लिए हो जाएगा F फॉर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट था, नॉट, तो ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट जो होती है एयर के लिए होती है, ये किसी मीडियम के लिए 1Q2/R², सेम डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा? F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू 1Q2 कैंसिल, R² कैंसिल, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम के लिए परमिट, इसे बोलते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम, ठीक है। और ये होती है बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये होती है एप्सिलॉन, जो होती है एप्सिलॉन, ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है बच्चों, वो होती है रिलेटिव परमिबिलिटी, इसे बोलते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। और पता है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी को एक और टर्म से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं के, जो उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इस तरह से जो एफ ए, यहाँ देखो, यहाँ से एप्सिलॉन जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और ये कह सकते हैं एप्सिलॉन जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये के जो होता है बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम के अंदर रखा गया था। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा एफ एयर अपॉन एफ मीडियम जो होगा वो के हो जाएगा, यानी जो एफ मीडियम होता है बच्चों वो एफ एयर अपॉन के हो जाएगा। यानी जो मीडियम में फोर्स होगा बच्चों एएस से के टाइम्स कम हो जाएगा। यानी अगर मान लो हमने दो चार्जेस को जिनके बीच में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, उसको हमने एयर में रखा है, उसको बाद में ले जाकर के सेम डिस्टेंस पे सेम चार्ज को पानी में रख दें, मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है मान लो, तो जो वहां पे फोर्स होगा बच्चों वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस मीडियम का उतने टाइम्स फोर्स कम हो जाएंगे के टाइम्स, यानी 5 न्यूटन हो जाएगा। 10/2 कर देंगे 5 न्यूटन, तो आपका फोर्स होगा वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मीडियम में फोर्स क्या होगी, एयर में फोर्स क्या होगी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये मीडियम की परमिटिविटी है और एयर की परमिटिविटी। ये आपको एयर की परमिटिविटी वैल्यू पता है, के पता चल जाए, मीडियम की परमिटिविटी भी आप निकाल सकते हो के। ठीक है, ओके। अब बच्चों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों ये जो कूलम्स लॉ है ये पॉइंट चार्ज के लिए ही सिर्फ वैलिड है। मतलब एक्सटेंडेड चार्ज के लिए हम कूलम्स लॉ डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। ठीक है, हमेशा एक पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है, उसके लिए ही वैलिड होगा। इसके अलावा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे आर स्क्वायर नीचे होता है ना, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसके अलावा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। ठीक है, अभी लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात याद रखिएगा बच्चों ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है आपको पता है, मैंने बताया था क्लास 11th में कि वो पाथ पे डिपेंड, उसके द्वारा वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, और हर एक पाथ से, चाहे इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे 1 या 2 ले लो, वर्क दोनों से क्या होगा बच्चों, सेम हो जाएगा अगर आप ए से बी जा रहे हो। और क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर आप ए जा रहे, ए से बी इधर से जाओ चाहे ए से बी इधर से जाओ, वर्क डन सेम होगा। अगर क्लोज्ड पाथ के लिए लोगे यानी ए से बी गए और बी से फिर ए आ गए, वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, के अलावा अगर मान लो दो चार्ज है बच्चों, एक Q1 है और एक Q2 है, के बीच में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर हम वही तीसरा चार्ज यहाँ रख दें Q3, इसके होने से इनके बीच में जो फोर्स है वो 10 न्यूटन से कम नहीं होगा। मतलब ये इसके चार्ज होने से, इस चार्ज के यहाँ पे होने से दोनों के बीच में फोर्स कम नहीं होगा, मतलब इन दोनों के बीच में प्यार कम नहीं होगा। ठीक है, ये जो Q3 है ये नेट फोर्स को चेंज करेगा लेकिन इनके बीच में फोर्स को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसको आप याद कर ले। आगे बढ़ते हैं बच्चों और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हमारे पास क्या है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड इन एयर बाय 1 सेंटीमीटर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एयर के लिए होता है बच्चों, यहाँ एयर कहा भी है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। Q1 Q2 क्या है, 1 माइक्रोकूलम है, 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻, 2 बार हो जाएगा क्योंकि Q1 और Q2 2 बार है। ठीक है, ओके। और नीचे है हमारा बच्चों आर स्क्वायर। आर हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे हो जाएगा 10⁻² मीटर। ठीक है, का स्क्वायर कर देंगे 10⁻² मीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ओके। देखो ये -6 है, -6 -12 हो जाएगा, -12 और 9 प्लस में है हो जाएगा 9 × 10⁻³ अपॉन नीचे क्या है 9 × 10⁻⁴
कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा 90 न्यूटन। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे अगर आप लोग ध्यान से समझोगे नहीं तो। ठीक, देखिए, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी कैरिंग सेम चार्ज एंड सेपरेट बाय अ डिस्टेंस आर, वैक्यूम इज एफ। दो चार्ज है बच्चों, एक मान लो क्यू है, दूसरा भी क्यू है, और इनके बीच फोर्स लग रहा है एफ, ये आर डिस्टेंस, डिस्टेंस पे है आर डिस्टेंस। कह रहा अ थर्ड स्फेरिकल आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर है बच्चों, ध्यान देना। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके पास एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, दोनों की रेडियस अगर सेम है, दोनों की रेडियस अगर सेम है, तो अगर इस पे चार्ज मान लो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मान लो इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज 0 है, मतलब ये हमारा सपोज अनचार्ज बॉडी है, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के बाद जब मान लो दोनों को हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद बताओ दोनों पे चार्ज होंगे वो कितने कितने हो जाएंगे। दोनों की अगर रेडियस बराबर है, चार्ज बराबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो समझाते हैं, जैसे मान लो हमें Q1 डैश पता करना, तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, R अपॉन R प्लस आर इंटू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस 0 यानी Q, ये हो जाएगा हमारा R अपॉन 2R टू Q, यानी हमारा Q/2 हो जाएगा। इस पर चार्ज Q/2 हो जाएगा, इस पे चार्ज, यानी बराबर बराबर चार्ज में बट जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं तो दोनों पे चार्ज बराबर बराबर बटेंगे कांटेक्ट में रखने के बाद, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, ठीक है। ये दोनों का चार्ज क्यों क्यों है, और ये हमारे पास r डिस्टेंस पे रखा है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है F न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, K Q टू Q अपॉन R स्क्वायर, यही होगा ना। ओके, आगे बात करते हैं। अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर है, वो चार्ज नहीं है, आइडेंटिकल स्फीयर C फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद A, पहले तो A के साथ आ जाए। तो जब बच्चों ध्यान देना, ये A है और ये B है, पहले हम A को कांटेक्ट में ला रहे हैं C के साथ। जब A को C के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो A पे चार्ज कितना था, क्यों था, तो C पे चार्ज जो होगा कांटेक्ट में करने के बाद इस पे Q/T हो जाएगा, इस पे भी Q/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना। अभी मैंने बताया कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो जितना चार्ज था उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके मतलब अब C पे कितना चार्ज आ गया, Q/2, और A पे कितना चार्ज आ गया, Q/2, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, C फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद A, देन B, उसके बाद B के साथ कांटेक्ट में आ, यानी अब जो C है, C जो है बच्चों वो B के कांटेक्ट में है, तो B पे कितना चार्ज था, Q था, और C पे कितना चार्ज है, अब आ गया बच्चों Q/2। तो मुझे बताओ, जब दोनों आइडेंटिकल हैं, जब दोनों को कांटेक्ट में करेंगे तो बताओ कांटेक्ट में करने के बाद चार्ज कितने कितने आ जाएंगे, बताओ। दोनों का सम, यानी आप इस तरह से निकालते हो, Q प्लस Q/2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बोलो, 2Q प्लस Q, 3Q/2 यानी 3Q/4, 3Q/4, यानी इस पे भी चार्ज 3Q/4 हो जाएगा, इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है नाउ फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो ए पे चार्ज कितना था, 2 और अभी बी पे कितना हो गया, 3Q/4, तो अब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू K, वन कितनी है 2/2, और Q2 कितनी है 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस हमारा उतना ही है R², ठीक है, R² डिस्टेंस उतना ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा बताइए, ऊपर 3 है, नीचे 4 टू 8, तो यानी 3 इंटू 8 KQ² अपॉन R²। बच्चों ये हमारा F था, तो हमारा बाद वाला फोर्स F डैश हो जाएगा, F डैश 3/8 टाइम्स ऑफ F, कितना टाइम्स, 3/8 टाइम्स फोर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके बीच में फोर्स कैलकुलेट करें, ठीक है।
इसके अलावा देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन आज और करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लो हमारे पास 2 स्फेयर है हैविंग इक्वल चार्ज एग्जैक्टली, 2 स्फेयर हैविंग इक्वल चार्ज, 2 स्फेयर है जिसपे चार्ज इक्वल है, एग्जैक्ट एफ फोर्स ऑन ईच अदर, इन दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, ठीक। ओके, नाउ 20% चार्ज ऑफ वन स्फेयर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्फेयर। इन दोनों पे चार्ज इक्वल थे, बाद में क्या हुआ, 20% चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया। मुझे बताइए, अगर इसमें से 20% चार्ज चला जाएगा तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। 80% बचने का मतलब क्या है बच्चों, में बचेगा 0.8, क्यों, और से ट्रांसफर हो जाएगा 20%, उसमें बचेगा 0.8, क्यों, जिसके पास आएगा उस पे चार्ज 120% हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है। एक से 20% निकलेगा तो उसमें 80% ही चार्ज बचेगा, पहले टोटल 100% था, और जिसमें 20% आएगा उसमें 20 बढ़ जाएंगे यानी 120% हो जाएगा, तो 1.2। अब बताइए फोर्स कितना होगा। पहले फोर्स बच्चों था, पहले फोर्स था के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पहले था। बाद में कितना हो जाएगा बताइए, बाद में एफ डैश मान लो, के Q1 Q2 कितना हो जाएगा 0.8 क्यू इंटू 1.2 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए, 12 8 जा 96 यानी 9 पॉइंट नहीं 0.96, ठीक है, हाँ 0.96 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हमारा एफ है, जो एफ डैश होगा बच्चों वो 0.96 एफ होगा, ठीक है, तो वो फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m carries a charge q1 is revolving around a fixed charge minus q, ये माइनस Q2 चार्ज है बच्चों, और एक Q1 चार्ज है जो एक सॉल्व कर रहा है माइनस Q2 के चारों तरफ, ठीक है, माइनस Q2 चार्ज के चारों तरफ एक Q1 चार्ज रिवॉल्व कर, इसका मास जो है वो m है, मास कितना है m, और इसकी सर्कुलर पाथ पे कर रहा है तो इसकी रेडियस r दिया है, ये भी दिया गया है। कैलकुलेट द पीरियोडिक रिवोल्यूशन एंड इट्स, पहले तो पीरियोडिक रिवोल्यूशन पता करना है और उसकी स्पीड पता करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बच्चों ये जो फोर्स लेगा इनके बीच में वो अट्रैक्शन फोर्स लेगा, Q2 Q1 को अपनी ओर खींचेगा क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, और जो ये अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों यही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो जो हमारा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mv स्क्वायर बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक, v स्क्वायर में से अगर v आपको निकालना है m को नीचे भेज दो, तो k Q1 Q2 अपॉन m इंटू आर, और इसका अंडर रूट कर लो तो हमें यहाँ से स्पीड मिल जाएगा, स्पीड मिल गया, स्पीड निकालना था। इसके अलावा यही जो k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है बच्चों, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, देखिए v स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रख देंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर आएगा, और जो ओमेगा होता है बच्चों वो 2 पाई बाई टी होता है, तो आप ये ओमेगा या 2 पाई बाई टी रख दो तो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर इन पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी, टी स्क्वायर ऊपर चला जाए बाकी सब नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम आर क्यूब इंटू 4 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन के Q1, ये होगा ना, देख लीजिए ट्रांसफर आप कर लीजिएगा खुद से, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे आप ये अंडर रूट में, तो ये इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है,
आगे बात करेंगे कि आगे हम लोग और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।